नमस्कार दोस्तों। सच्ची घटना के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं वो सच्ची घटनाएं जो कभी सुर्खियों में रहीं या फिर अंधेरे में गुम हो गईं बिना किसी मिलावट के, सिर्फ हकीकत। तो आइए आज की सच्ची घटना शुरू करते हैं। जलन एक खतरनाक और अक्सर विनाशकारी शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति को अंधा कर सकती है और उसे अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यही जलन कोस्टा रिका में कुछ साल पहले हुई एक त्रासदी की वजह बनी। यह मामला फोरेंसिक के इतिहास में गेरार्डो क्रूज का केस के रूप में दर्ज हो गया। लेकिन आइए सब कुछ क्रम से जानते हैं। सामोडी फोनसेक का जन्म फरवरी 1975 में कोस्टा रिका में हुआ था। उनके परिवार और शुरुआती वर्षों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उनका बचपन क्यूबा नामक क्षेत्र में बीता, जहां वह अपनी मां सोनिया फोनसेक के साथ रहती थी। सामोडी ने एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की और तभी से उनके जटिल और टकराव वाले स्वभाव का पता चलने लगा था। वह इनकार सहन नहीं कर सकती थीं और अक्सर बल या छल के जरिए अपनी इच्छाएं पूरी करती थीं। स्थानीय निवासियों की यादों के अनुसार सामोडी अपनी आकर्षक काया और सुंदर चेहरे के कारण पुरुषों को आसानी से मोहित कर लेती थीं, लेकिन वह उन्हें ज्यादा समय तक अपने साथ नहीं रख पाती थीं। वह बेहद खूबसूरत थीं और अपनी सुंदरता का चतुराई से उपयोग करती थीं, लेकिन लालच और अहंकार के कारण उन्होंने हमेशा भौतिक संपत्ति और अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखा, जिससे थोड़े समय बाद ही उनके प्रेमी उनसे दूर हो जाते थे। इसके अलावा वह अत्यधिक जलन रखने वाली और आक्रामक थीं। अपने युवा दिनों में सामोडी फोनसेक ने अपनी गुड़िया जैसी सुंदरता के कारण यूनिवर्सल नामक एक बड़ी बुक स्टोर कंपनी में बारबी के रूप में कई वर्षों तक काम किया। इसी दौरान उन्हें यह चापलूसी भरा उपनाम मिला जो जीवन भर उनके साथ जुड़ा रहा। हाई स्कूल से स्नातक करने के बाद सामोडी का अफेयर एक सफल पत्रकार से हुआ जो स्थानीय टेलीविजन पर काम करता था। उस व्यक्ति का नाम ओसवाल्डो फर्नांडो बैलेरी था और वह उनसे 16 साल बड़ा था। यह सामोडी का सबसे लंबा और गंभीर रिश्ता था, लेकिन उनके प्रेमी ने कभी भी उन्हें विवाह का प्रस्ताव नहीं दिया। 1996 में इस जोड़े को एक बेटा हुआ जिसका नाम क्रिस्टोफर रखा गया और एक साल बाद उनकी बेटी क्रिस्टीना का जन्म हुआ। हालांकि लगातार झगड़ों और जलन के कारण बैलेरी ने सामोडी को छोड़ दिया। 2012 में 53 वर्षीय ओसवाल्डो की अचानक मृत्यु हो गई और जल्द ही यह पता चला कि उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी पूर्व प्रेमिका को कोई हिस्सा नहीं दिया था। लेकिन सामोडी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थीं और उन्होंने इस स्थिति को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वह अपने पूर्व प्रेमी के घर गईं और उसे जबरदस्ती कब्जे में ले लिया। उन्होंने ताले बदल दिए ताकि मृतक के रिश्तेदार और उत्तराधिकारी घर के अंदर प्रवेश न कर सकें। इसके अलावा सामोडी ने मृतक की कुछ कीमती वस्तुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया। बैलेरी परिवार के सदस्य इस बात से बेहद नाराज हो गए और तुरंत अदालत का रुख किया ताकि सामोडी को इस चोरी के लिए सजा दी जा सके। पुलिस ने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। सामोडी फोनसेक के कई अन्य प्रेम संबंध भी थे, जिनमें से एक मिगुएल एंजेल पेरेज के साथ था, जिससे उसकी तीसरी संतान एक बेटी मारिया का जन्म हुआ। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह रिश्ता आधिकारिक रूप से पंजीकृत था, लेकिन कुछ साल बाद तलाक में समाप्त हो गया। हालांकि अन्य स्रोतों का दावा है कि सामोडी की कभी शादी नहीं हुई थी। फिर भी उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को अपने प्रेमी का उपनाम दे दिया, वह भी उसकी जानकारी या सहमति के बिना। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि सामोडी, जिसे बारबी कहा जाता था, कि कुछ प्रेमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या अजीब परिस्थितियों में मारे गए, लेकिन लंबे समय तक किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए, सामोडी के एक प्रेमी का अचानक गायब हो जाना उसके परिवार के अनुसार तब हुआ जब उसने सामोडी जैसी गुस्सैल और आक्रामक महिला से अलग होने का फैसला किया। आज तक उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चला है और कई लोग मानते हैं कि सामोडी इस घटना से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सामोडी के एक अन्य पूर्व प्रेमी, जिसका नाम डियाको था, कि उसके साथ संबंध टूटने के बाद दुखद रूप से मृत्यु हो गई। उसे मार दिया गया और यह मामला एक असफल लूटपाट का प्रयास माना गया। रहस्यमय हत्यारे कभी भी कानून की पकड़ में नहीं आए। एक बार फिर हर किसी को संदेह था कि इस अपराध में सामोडी की कोई भूमिका हो सकती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। हालांकि उसकी सबसे प्रसिद्ध पीड़ित गेरार्डो क्रूज थे। क्रूज
जो कोस्टा रिका के रहने वाले थे, का जन्म दिसंबर 1992 में सैन जोस शहर में हुआ था। उसने कभी अपने जैविक पिता को नहीं जाना, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही वह परिवार छोड़कर चला गया था। उसकी मां एना पेट्रिसिया ने जल्द ही एक व्यक्ति हार्मेस रोड्रिगेज से शादी कर ली, जिसने गेरार्डो को गोद ले लिया और अपने बेटे की तरह पाला। कुछ साल बाद गेरार्डो की एक छोटी बहन मिलीना का जन्म हुआ। गेरार्डो का बचपन और युवावस्था एक शांत और चिंता मुक्त समय के रूप में जानी जाती है। उसने एक सामान्य स्कूल में पढ़ाई की, मोटरसाइकिलों का शौक था और कम उम्र में ही उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया, एक लड़की जिसका नाम कैरल था। 23 साल की उम्र में गेरार्डो अपनी प्रेमिका और उनकी 4 साल की बेटी जेनेसिस क्रूज के साथ सैन सेबेस्टियन के एक उपनगरीय इलाके में अपनी चाची और चाचा के घर में बस गया। युवा पिता ने अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए एक स्थानीय बेकरी में काम करना शुरू कर दिया। यह जोड़ा काफी खुश था और जल्द ही उन्हें पता चला कि वे दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं। 2015 की गर्मियों में गेरार्डो की मुलाकात सामोड़ी से हुई, जो समय समय पर उस बेकरी में खरीदारी करने आती थी जहां वह काम करता था। उस समय महिला की उम्र 40 साल थी, लेकिन वह अब भी आकर्षक दिखती थी, खुले कपड़े पहनना पसंद करती थी और फ्लर्ट करने का आनंद लेती थी। यह उल्लेखनीय है कि उम्र बढ़ने के साथ उसने खुद से काफी छोटे पुरुषों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि शायद युवा प्रेमियों से मिलने वाला ध्यान उसे पसंद आता था। लगभग 20 साल की उम्र के अंतर और गेरार्डो के पहले से परिवार होने के बावजूद वह जल्द ही इस खूबसूरत महिला के प्रति आकर्षित हो गया और उसके साथ छिपकर मिलने लगा। दूसरी ओर सामोड़ी ने भी उसे पाने की पूरी कोशिश की और बेकरी में लगभग हर दिन आने लगी, सिर्फ अपने युवा प्रेमी को देखने के लिए। यह बात बेकरी के अन्य कर्मचारियों से छुपी नहीं रही। इसके अलावा वह अक्सर अपनी सबसे बड़ी बेटी क्रिस्टीना के साथ वहां आती थी, जो उस समय 19 साल की थी। शुरुआत में गेरार्डो बड़ी चालाकी से अपने पारिवारिक जीवन और इस गुप्त संबंध के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहा, जिससे न तो उसकी पत्नी और न ही सामोड़ी को किसी प्रतिद्वंद्वी की मौजूदगी का एहसास हुआ। लेकिन जल्द ही गेरार्डो की सतर्कता कम हो गई। ऐसा लगता है कि उसने अपनी प्रेम सफलताओं का दिखावा करने के लिए अपने दोस्तों और सहकर्मियों को सामोड़ी के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने उसे एक अद्भुत प्रेमिका बताया जो उसे उपहारों से लाड प्यार करती थी। जल्द ही ये अफवाहें उसकी मां तक पहुंच गईं, जिसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की और उसे यह रिश्ता खत्म करने के लिए कहा। यह संबंध केवल कुछ महीनों तक चला और अक्टूबर 2015 में समाप्त हो गया, जब सामोड़ी को पता चला कि उसका प्रेमी पहले से शादीशुदा है, उसकी पत्नी गर्भवती है और उनकी एक छोटी बेटी भी है। यह जानकर वह आग बबूला हो गई और उसने कैरल को कॉल और मैसेज करने शुरू कर दिए, उसे अपशब्द कहे और धमकी दी कि अगर गेरार्डो केवल उसका नहीं हुआ तो वह उसे मार देगी। गेरार्डो ने किसी तरह अपनी पत्नी से माफी मांग ली और अपने परिवार को एक साथ रखने में सफल रहा। जहां तक उसकी पूर्व प्रेमिका की बात है, उसने सामोड़ी की धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वह जल्दी ही शांत हो जाएगी और किसी और को ढूंढ लेगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामोड़ी कितनी चालाक और प्रतिशोधी हो सकती है। गेरार्डो के लिए असली मुसीबत तब शुरू हुई जब ब्रेकअप के कुछ ही दिनों बाद वह एक चौंकाने वाली घटना का गवाह बन गया। शहर की एक व्यस्त सड़क पर टहलते हुए उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक युवा लड़की के पीछे चल रहा था और इस तरह से अपने फोन को पकड़े हुए था कि उसकी कैमरा लेंस लड़की की मिनी स्कर्ट के नीचे नजर डाल रहा था। ये देखकर गेरार्डो गुस्से से भर गया और तुरंत अपना फोन निकालकर इस घटना को रिकॉर्ड करने लगा। इसके बाद गेरार्डो ने उस लड़की को रोका, उसे इस घटना के बारे में बताया और उसे पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी। आरोपी को बेनकाब करने के इरादे से गेरार्डो उसका पीछा करने लगा, उसके चेहरे को कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हुए। उसने लगभग 2 मिनट तक उस संदिग्ध का पीछा किया और जोर जोर से पूछता रहा कि क्या उसे बिना अनुमति के लड़कियों के अंडरवियर की तस्वीरें लेने में मजा आता है। ये पीछा तब समाप्त हुआ जब वह आदमी अचानक एक टैक्सी में कूदकर भाग निकला। उसी रात गेरार्डो ने इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया और अगली सुबह तक यह वीडियो वायरल हो चुका था। इंटरनेट यूजर्स ने जल्द ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान कर ली। वह वित्त मंत्रालय का पूर्व कर्मचारी लुइस सुल्मानो डेल्गाडो था। मामला अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मीडिया की नजरों में भी आ गया।
रातों रात गेरार्डो पूरे देश में एक नायक बन गया। पत्रकार उसे लगातार इंटरव्यू के लिए बुलाने लगे, अखबारों, टीवी और रेडियो कार्यक्रमों में उसे बुलाया जाने लगा। वह इस घटना के बारे में खुलकर बात करता, पूर्व अधिकारी की हरकतों की निंदा करता और अपने फैसले पर गर्व जताता। उसने कहा कि उसे अपने की पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि अगर फिर कभी ऐसा मौका आता तो वह दोबारा यही करता। इस बीच सुल्मानो डेल्गाडो ने अपने बचाव के लिए अनुभवी वकीलों की एक टीम खड़ी कर ली, जो अब गेरार्डो के खिलाफ मामला तैयार कर रहे थे। उन्होंने यह तर्क दिया कि इस तरह वीडियो प्रसारित करना कानून का उल्लंघन था और गेरार्डो पर मुकदमा करने की तैयारी करने लगे। इस अप्रत्याशित मोड़ से गेरार्डो हैरान रह गया। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असल अपराधी, जिसने एक मासूम लड़की के खिलाफ इतनी घृणित हरकत की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। गेरार्डो ने 7 अक्टूबर को अपना आखिरी इंटरव्यू दिया, जो एक लोकल रेडियो स्टेशन पर लाइव प्रसारित हुआ। वह अब भी आत्मविश्वास से भरा था और उसे यकीन था कि उसने सही काम किया है, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन गेरार्डो ने अपने दोस्त ओसवाल्ड के साथ काम के बाद मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐन वक्त पर ओसवाल्ड ने अचानक एक जरूरी काम का बहाना बनाकर मिलने से मना कर दिया। बाद में पता चला कि उसी दिन गेरार्डो को सामोडी से एक संदेश मिला, जिसमें उसे एक पार्क में आने के लिए कहा गया था। सामोडी ने उसे एक और इंटरव्यू देने का झांसा दिया था। गेरार्डो को इस मैसेज पर कोई शक नहीं हुआ। वह अपनी पूर्व प्रेमिका पर भरोसा करता था और बिना किसी झिझक के तय स्थान पर चला गया। लेकिन वहां पत्रकारों के बजाय 2 अज्ञात लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बिना किसी चेतावनी के उन लोगों ने अचानक उस पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह पीटा और कई बार उसके सीने और पेट में चाकू घोंप दिया। इसके बाद वे हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर चोटों और बेहोशी के बावजूद गेरार्डो किसी तरह अपने दोस्त को कॉल करने में कामयाब रहा और उसे इस हमले की जानकारी दी। उसका दोस्त तुरंत हरकत में आया और पुलिस व इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को सूचित किया। तेज कार्रवाई की बदौलत गेरार्डो को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 42 दिनों तक उसकी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। इस दौरान उन्होंने कई जटिल सर्जरी की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वे उसे बचा नहीं सके। 19 नवंबर को गेरार्डो क्रूज ने आईसीयू में दम तोड़ दिया। इस समय तक गेरार्डो पूरे देश में एक हीरो बन चुका था। लोग उसकी हालत को लेकर चिंतित थे और लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसकी हालत की हर अपडेट को मीडिया कवर कर रहा था। गेरार्डो का परिवार भी बार बार इंटरव्यू देते हुए जनता से उसके स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील कर रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किसने उसे इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की थी। जब उसकी मौत की खबर आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उसके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने न केवल गेरार्डो को श्रद्धांजलि दी, बल्कि न्याय की मांग भी की। हर कोई यही चाहता था कि पुलिस जल्द से जल्द कातिलों को गिरफ्तार करे और उन्हें उनके किए की सजा मिले। जांच के शुरुआती दौर में पुलिस ने कई संभावित कारणों पर विचार किया। पहली संभावना यह थी कि यह एक साधारण लूटपाट का मामला था। आखिरकार गेरार्डो को रात में पार्क में हमला किया गया था, उसका बैग चोरी कर लिया गया था और जिस तरह से उसे चाकू मारा गया था, उसे ऐसा लग सकता था कि यह एक असफल डकैती थी। लेकिन हमले से कुछ ही दिन पहले गेरार्डो ने एक हाई प्रोफाइल वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक पूर्व सरकारी अधिकारी को बेनकाब किया गया था। यही वजह थी कि दूसरी और अधिक खतरनाक थ्योरी सामने आई। क्या यह हत्या बदले की भावना से की गई थी? मीडिया ने खुलकर चर्चा शुरू कर दी कि क्या लुइस सुल्मानो डेल्गाडो, जो अब बदनाम हो चुका था, ने अपनी छवि बचाने के लिए गेरार्डो को मरवाने के लिए किसी को सुपारी दी थी। यह मामला जल्द ही राष्ट्रीय आक्रोश में बदल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे और न्याय की मांग करने लगे। कई महीनों तक जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, लेकिन मई 2016 में एक बड़ा सुराग मिला। एक सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे ने 2 संदिग्धों को अपराध स्थल से भागते हुए कैद कर लिया था। पुलिस ने तुरंत इस फुटेज को पूरे देश में प्रसारित किया और जनता से मदद मांगी कि वे इन अपराधियों की पहचान करें। इसके साथ ही पुलिस ने संदिग्धों के फिजिकल डिस्क्रिप्शन के आधार पर स्केच भी जारी किए। मामला तब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा जब एक संदिग्ध खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने आ गया। सजा में रियायत पाने की उम्मीद में उसने जांच में पूरा सहयोग करने की पेशकश की। उसकी गवाही से पुलिस को इस हत्या में शामिल कई और लोगों का पता चला और अंततः इस अपराध के पीछे असली मास्टरमाइंड बेनकाब हो गए।
सामोडी और उसकी बेटी क्रिस्टीना। धीरे धीरे पुलिस ने सभी साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। सामोडी और क्रिस्टीना के अलावा कई अन्य लोग इस हत्या में शामिल थे। उनमें से एक था रोनाल्ड आर्ची, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था और उसने हिटमैन की भर्ती की थी। एक और व्यक्ति सीजर चावेज, जो एक मजदूर था, ने हत्या की योजना को लागू करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। एक युवा खदान मजदूर, जो सीधे इस हमले में शामिल था, को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ओमर कोस्टा, जो लगातार गेरार्डो की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और हत्यारों को उसकी लोकेशन की जानकारी दे रहा था, को भी हिरासत में ले लिया गया। फोन रिकॉर्ड और टेक्स्ट मैसेज के आधार पर जांचकर्ताओं ने इस साजिश की पूरी तस्वीर को जोड़ने में सफलता पाई। जांच में खुलासा हुआ कि यह हत्या सामोडी द्वारा बेहद सोच समझकर और सावधानीपूर्वक रची गई साजिश थी, जिसमें उसकी बेटी क्रिस्टीना भी पूरी तरह से शामिल थी। इन दोनों महिलाओं ने पहले रोनाल्ड और सीजर से संपर्क किया, जिन्होंने आगे हिटमैन की व्यवस्था की। इस पूरी योजना में ओमर की भूमिका गेरार्डो को सही समय और स्थान पर ले जाने की थी। हत्या की रात सामोडी खुद इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही थी। वह लगातार हमलावरों के संपर्क में थी, उन्हें निर्देश दे रही थी और यह सुनिश्चित कर रही थी कि सब कुछ योजना के मुताबिक हो। उसकी निर्दयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने हमले के बाद हथियारों से गेरार्डो की कोई निजी वस्तु लाने की मांग की, एक प्रमाण कि काम पूरा हो गया है। गेरार्डो पर हमला करने के बाद हथियारों ने उसका बैग और जैकेट उठाया और इसे सामोडी को सौंप दिया। लेकिन सामोडी की सबसे बड़ी भूल यही बनी उसके खुद के टेक्स्ट मैसेज। उसे इतना भरोसा था कि वह पकड़ी नहीं जाएगी कि उसने इन्हें डिलीट तक नहीं किया। इन संदेशों में हत्या की पूरी योजना दर्ज थी। कौन कौन इसमें शामिल था, किसका क्या काम था और हमले से पहले क्या क्या तैयारियां की गई थीं। यही डिजिटल सबूत अंततः उसके अपराध को साबित करने का सबसे मजबूत आधार बन गया। इस जघन्य अपराध के पीछे की असली वजह केवल जलन थी। सामोडी यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका प्रेमी अपनी पत्नी के साथ रहे। जब उसे एहसास हुआ कि गेरार्डो अपनी शादी नहीं तोड़ेगा, तो उसने फैसला किया कि अगर वह उसे नहीं पा सकती तो कोई और भी नहीं पाएगा। उसने पूरी योजना बनाई और यहाँ तक कि अपनी बेटी क्रिस्टिना को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। जैसे ही अधिकारियों ने पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर लिए, मां और बेटी दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह आशंका थी कि वे देश छोड़कर भाग सकती हैं। उनके सहयोगियों रोनाल्ड और सीजर को भी मुकदमे की सुनवाई तक हिरासत में रखा गया। हालांकि ओमर, जो सिर्फ गेरार्डो की गतिविधियों पर नजर रखने का काम कर रहा था, और हत्या में शामिल सबसे छोटा नाबालिग, दोनों को अलग तरीके से डील किया गया। ओमर को बाद में बरी कर दिया गया, जबकि नाबालिग को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। यह जांच लगभग 1.5 साल तक चली। दिसंबर 2017 में आखिरकार सभी आरोपियों पर मुकदमा शुरू हुआ। अदालत की सुनवाई के दौरान सामोडी के आपराधिक इतिहास के चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि पहले भी वह धोखाधड़ी के मामलों में दोषी पाई गई थी। उसने सरकारी लाभ पाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए थे, लेकिन उस समय केवल एक मामूली जुर्माने के साथ बच गई थी। इसके अलावा उसकी छोटी बेटी से जुड़ा एक और घोटाला सामने आया। उसने मिगेल एंजल पेरेज नाम के व्यक्ति को अपनी बेटी का पिता बताकर बिना उसकी जानकारी के उससे 3 साल तक चाइल्ड सपोर्ट वसूला। जब यह धोखाधड़ी पकड़ी गई तो उसे 3 साल की जेल और भारी जुर्माने की सजा दी गई। हालांकि एक छोटे बच्चे की मां होने के कारण उसकी सजा को 5 साल की प्रोबेशन में बदल दिया गया। मुकदमे के दौरान गेरार्डो की पत्नी ने गवाही दी कि उसे अपने पति और सामोडी के अफेयर के बारे में पहले से पता था। उसने यह भी बताया कि सामोडी पहले भी गेरार्डो को जान से मारने की धमकी दे चुकी थी, लेकिन गेरार्डो ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। फोन रिकॉर्ड से यह भी साबित हुआ कि सामोडी और क्रिस्टिना ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि जब सीसीटीवी फुटेज में हथियारों को भागते हुए दिखाया गया तो क्रिस्टिना घबरा गई। अपराध बोध और डर के कारण वह पुलिस के सामने सब कुछ कबूल करने वाली थी, लेकिन सामोडी ने उसे शांत कर दिया और भरोसा दिलाया कि जांच टीम कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। अंततः 23 जनवरी 2018 को अदालत ने फैसला सुनाया। सामोडी को 30 साल की सजा दी गई, जबकि उसकी बेटी क्रिस्टिना, रोनाल्ड और सीजर को 25-25 साल की कैद हुई। एक नाबालिग हत्यारे को किशोर सुधार गृह भेजा गया
जबकि दूसरा हिटमैन उस समय तक अज्ञात था। ओमर, जिसने केवल निगरानी का काम किया था, उसे अदालत ने बरी कर दिया। इसके अलावा अदालत ने गेरार्डो के परिवार को नैतिक क्षतिपूर्ति के रूप में $1,40,000 देने का आदेश दिया। सजा के बाद गेरार्डो के परिवार ने अदालत का धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद थी। हालांकि 2019 में सामोडी और क्रिस्टिना के वकीलों ने उनकी सजा कम करवाने के लिए अपील की। उसी दौरान जांचकर्ताओं ने अंततः दूसरे हिटमैन की पहचान कर ली, जिसे रोनाल्ड ने अपना साथी बताया। रोनाल्ड और सीजर ने भी अपनी सजा कम करवाने की याचिका दायर की। नवंबर 2019 में पुनः सुनवाई के बाद अदालत ने सभी दोषियों की सजा में 5 साल की कटौती कर दी। आज सामोडी कोस्टा रिका की महिला जेल में 25 साल की सजा काट रही है। हालांकि 2020 की गर्मियों में उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने जेल में शादी कर ली। उसकी शादी लिंडसे डियाज लोपेज नाम की महिला से हुई, जो पहले उसकी साथी कैदी थी। शादी के समय लिंडसे पहले ही पैरोल पर जेल से रिहा हो चुकी थीं, लेकिन सामोडी के लिए अब भी लगभग 2 दशक की सजा बाकी है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।